नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कभी सोचा भी नहीं था कि किसी बुलेटिन में अपने किसी साथी रिपोर्टर की खबर की बजाय उसकी मौत से जुड़ी खबर पढ़नी पड़ेगी। हमारे साथी रिपोर्टर अक्षय सिंह की मौत इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि जिस खबर की तफ्तीश के लिए वो मध्य प्रदेश गए थे, उस खबर में दर्जनों मौतें लिपटी हैं और इन मौतों की गिनती अब 47 तक जा पहुंची। पर क्या ये सारी मौत सिर्फ इत्तेफाक है? सिर्फ इत्तेफाक? अगर उसकी तबीयत खराब थी तो आप मुझे एक बार कॉल करा देते, मुझे उससे एक बार बात करा देते। इतना हरासमेंट किया कि वो अंदरूनी झेल नहीं पाए हैं। मैंने कोई बीमारी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, उसमें गए हो तुम्हारा दिल बहुत दुख रहा है, बता लीजिए। कह रहे छाती में दर्द हुआ और यहाँ पे आए तो कह रहे डेथ हो गई। तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगना चाह रहा है जेल से। जब इनकी अर्जी लगती हाई कोर्ट में, यानी पेश होने वाले थे, पेशी उससे पहले क्यों हमारे यहाँ थे? जो आया तो जाएगी, चाहे जेल में हो या रेल में हो। व्यापम में जितने लोग 1000 लोग लगभग गिरफ्तार हैं, उनमें से और अधिकांश लोगों की हत्या कर दी जाएगी। ये देश का पहला ऐसा घोटाला है जो न सिर्फ खूनी बन चुका है बल्कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलर भी बनता जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 47 तक मौत की गिनती जा पहुंची। कहां जाकर रुकेगी न कोई बताने वाला है और न ही शायद रोकने वाला। आलम यह है कि अब तो बस व्यापम का जिक्र चलते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सांसें घुटने लगती हैं, सीने में जकड़न सा महसूस होने लगता है। घंटे दिन में, दिन हफ्ते में, हफ्ता महीने में और महीना साल में बाद में बदलता है। उससे पहले और उससे तेजी से इस मामले में जिंदगी मौत में बदल रही है, और मौत भी कैसी कैसी और किस किस शक्ल में। 25 साल के लड़के को दिल का दौरा पड़ रहा है तो 22 साल की लड़की की लाश रेलवे ट्रैक पर मिल रही है। कोई सड़क पर एक्सीडेंट में मर रहा है तो कोई होटल के अपने बिस्तर पर सोते हुए ही जिंदगी से निजात पा रहा है। कहीं किसी को ब्रेन हैमरेज हो रहा है तो कोई शराब पीकर मर रहा है, कोई अपने ही घर में जिंदा जल रहा है तो कोई बिना किसी वजह के खुदकुशी से मर रहा है। क्या ये सब मौतें महज एक इत्तेफाक हैं? अलग अलग मौतों की बस अलग अलग कहानी भर है। हर कोई अपने हिस्से की मौत बस अपने हिसाब से मर रहा है। अगर हाँ तो बस एक सवाल, ऐसी अलग अलग मौतें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के हिस्से में क्यों आ रही हैं जो किसी ना किसी तौर पर व्यापम से जुड़े हैं, फिर चाहे उनका नाम मुल्जिम के तौर पर हो, गवाह के, शिकायतकर्ता के या फिर जांचकर्ता के। दरअसल मौत के इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई 21 नवंबर 2009 को, जब पीएमटी घोटाले में बिचौलिए के तौर पर पहचाने गए एक शख्स विकास सिंह ठाकुर की मध्य प्रदेश के बड़वानी में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तब इस मौत की वजह बीमारी और दवाओं का रिएक्शन बताया गया, लेकिन फिर देखते ही देखते मौत का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। सुनी सुनाई बातों को छोड़िए, 2012 से इस मामले की जांच शुरू करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इस सिलसिले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी है, उसने खुद माना है कि व्यापम घोटाले से जुड़े 25 से 30 साल की उम्र के कुल 32 रैकेटर्स यानी धंधेबाज अब तक रहस्यमयी हालत में मर चुके हैं। एसआईटी ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई है जो इस तरह एक के बाद एक लोगों की जान लेकर मामले की तफ्तीश को रास्ते से भटकाना चाहता है।
अब जरा मौत के इन तरीकों पर भी गौर कर लीजिए। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक व्यापम घोटाले से जुड़े 11 लोग अलग अलग सड़क हादसों में, 6 लोग गुमनाम वजह से, 4 खुदकुशी करने से, 3 जरूरत से ज्यादा शराब पीने से, 3 बीमारी की वजह से, 2 ब्रेन हैमरेज की वजह से और बाकी दिल का दौरा पड़ने से मारे गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस घोटाले से जुड़े जितने बिचौलिए हैं उनमें से ज्यादातर सड़क हादसे में ही मारे गए, जबकि कई मामलों में तो मौतों की शुरुआती वजह ही किसी को समझ में नहीं आई। कई मौत से पहले लोग अचानक रास्ते से गायब हो गए, घर वाले उन्हें तलाशते रहे और फिर कुछ रोज बाद उनकी लाश लावारिस हालत में मिली। इन मौतों को लेकर लगातार सवाल उठे, पर हर बार यही कहा गया कि यह बस इत्तेफाक है कि व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौत हो रही है। मगर इत्तेफाक इतना लंबा और अजीब नहीं होता, और इसी इत्तेफाक से ना इत्तेफाकी रखते हुए हम यहाँ आपके सामने अब तक इस घोटाले में हुई 47 मौतों में से सिर्फ 5 मौत की कहानी रख रहे हैं। फिर आप ही फैसला कीजिए कि यह मौत बस एक इत्तेफाक है या फिर अब तक की सबसे बड़ी खूनी साजिश। सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। कोई घर के लिए निकला और उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। किसी की लाश उसी के गार्डन में बुरी तरह जली मिली। कोई अपने ही बेडरूम में बिस्तर के नीचे मुर्दा मिला, तो कई किसी ट्रक के नीचे पड़े मिले। क्या इन तमाम मौतों को सिर्फ इत्तेफाक या होनी कहकर टाल दिया जाए, या फिर इन मौतों की भी जांच होनी चाहिए? व्यापम घोटाला जितना बड़ा है, ये मौत ज़हन में उतना ही शक पैदा करती है। शक कि कहीं ये घोटाला देश का अब तक का सबसे बड़ा खूनी घोटाला तो नहीं बन गया है। आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की ये तस्वीरें बस मौत से मुश्किल से आधा घंटा पहले की हैं। ये तस्वीरें झाबुआ के मेघनगर की 25 साल की नम्रता दामोर के घर की हैं और अक्षय इस वक्त उसी के घर में बैठे हैं नम्रता के पिता का इंटरव्यू करने। दरअसल ये वही नम्रता दामोर है जो MBBS की स्टूडेंट थी। व्यापम के जरिए उसका एडमिशन हुआ था और जनवरी 2012 में रहस्यमयी हालत में उसकी मौत हो गई, और उसी मौत की तफ्तीश के लिए अक्षय उसके घर गए थे। झाबुआ के मेघनगर की रहने वाली 25 साल की नम्रता दामोर उन लोगों में थी जिन पर गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का इल्जाम था। वो 7 जनवरी को रहस्यमयी तरीके से इंदौर से गायब हो गई और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद घर वालों ने उसको काफी ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। 7 जनवरी 2012 उज्जैन। इंदौर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर उज्जैन के नजदीक एक रेलवे ट्रैक पर नम्रता की लाश बेहद बुरी हालत में मिली। पहली नजर में मामला ट्रेन एक्सीडेंट या फिर खुदकुशी का लगा, लेकिन जब नम्रता की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया। उसके जिस्म पर वीर्य के निशान मिले और जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो वो निशान विशाल वर्मा नाम के एक ऐसे लड़के का मिला जिससे नम्रता की नजदीकियां थी। नम्रता की मौत बेशक 2012 में हो गई, लेकिन 2014 में उसका नाम गलत तरीके से 2010 PMT की परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट में विशाल वर्मा के साथ ही सामने आया। नम्रता के घर वालों की माने तो उसकी मौत न तो कोई हादसा थी और न ही कोई इत्तेफाक। व्यापम घोटाले में पहले तो धंधेबाजों ने उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और फिर उसका कत्ल कर लाश रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। 4 जुलाई 2014 जबलपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के डीन रहे डॉक्टर DK साकल्ले का नाम भी व्यापम घोटाले में था। 4 जुलाई 2014 को डॉक्टर साकल्ले बेहद रहस्यमयी हालत में अपने घर के बागीचे में बुरी तरह जली हालत में पाए गए। कहा गया कि उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि खुदकुशी करने के लिए अमूमन लोग ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनमें कम तकलीफ हो। खुद को जिंदा जलाकर मारने की बहुत कम कोशिशें होती हैं। तमाम तफ्तीश के बावजूद उनकी मौत की वजहों से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है।
हालांकि शक यही है कि व्यापम के राजदारों ने राज खुलने के डर से उन्हें जिंदा जलाकर मार डाला। वैसे आपको बता दूं कि जिस जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर साकल्ले थे, उसी जबलपुर मेडिकल कॉलेज के अब दूसरे डीन डॉक्टर अरुण शर्मा भी इसी रविवार को दिल्ली के एक होटल में रहस्यमयी तरीके से मरे हुए पाए गए। 25 मार्च 2015 लखनऊ। अब तक व्यापम घोटाले से जुड़ी ज्यादातर मौतों की खबरें मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से ही आ रही थी, लेकिन यह वो दिन था जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से व्यापम घोटाले में मौत की एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। ये मौत थी मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की। शैलेश व्यापम घोटाले में शक के दायरे में तो थे ही, उनकी मौत भी जिन हालत में हुई वो पहली ही नजर में बेहद उलझाने वाली थी। वो रात को अपने कमरे में ठीक ठाक सोए थे, लेकिन सुबह मुर्दा पाए गए। सुबह जब उनका नौकर उनके कमरे में पहुंचा तो वो बिस्तर के नीचे पड़े थे और उनके सिर से खून निकल रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह अब तक साफ नहीं है। सूत्रों की माने तो वीरपाल नाम के एक शख्स ने एक दूसरे बिचौलिए के जरिए 10 थर्ड ग्रेड टीचर्स के दाखिले के लिए शैलेश यादव को लाखों रुपए सौंपने की बात कही थी और इसी के बाद से शैलेश एसटीएफ के रडार पर थे। तंसीम हैदर और अनुज मिश्र के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, दिल्ली, आज तक। मौत के कुछ एक मामले पेचीदा या फिर उलझाने वाले हो सकते हैं, लेकिन जब हर उलझाने वाले मामले का ताल्लुक व्यापम घोटाला से हो तो दिमाग का घूमना लाजमी है। व्यापम घोटाले से जुड़ी असली मौत भी ऐसी ही है। महज 29 साल की उम्र में एक आरोपी को हार्ट अटैक हुआ और पलक झपकते ही उसकी जान चली गई, वो भी जेल के अंदर। 28 जून 2015 इंदौर। होने को कुछ भी हो सकता है, 29 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक। मगर जब नाम व्यापम से जुड़ा हो तो शक लाजमी है। दरअसल व्यापम घोटाले के रहस्यमयी मौतों के सिलसिले में एक मामला ऐसा ही है और ये मौत कहीं और नहीं बल्कि जेल के अंदर हुई थी। व्यापम घोटाले के सिलसिले में 29 साल के असिस्टेंट वेटनरी ऑफिसर नरेंद्र सिंह तोमर इंदौर जेल में बंद थे। जेल के अंदर ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। जेल प्रशासन ने उन्हें इलाज के लिए इंदौर के ही महाराजा यशवंतराव अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। ये बताया गया कि तोमर हार्ट अटैक का शिकार हुए। लेकिन इस मौत में दो ऐसी खटकने वाली बातें थी जो लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। अव्वल तो ये कि आखिर 29 साल के किसी शख्स को ऐसा जानलेवा हार्ट अटैक कैसे हुआ, और दूसरा ये कि तोमर के घर वालों के मुताबिक मौत से पहले तोमर कभी बीमार तक नहीं पड़े थे, वो पूरी तरह फिट थे। इंदौर के पास ही रायसेन में तैनात रहे तोमर पर नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में धांधली करने का इल्जाम था। कहते हैं कि तोमर इसी घोटाले से जुड़े लोगों को बेनकाब कर सकता था और इसलिए उसे वक्त रहते रास्ते से हटा दिया गया। आज तक ब्यूरो। क्या व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग करना ही अक्षय सिंह के लिए जानलेवा साबित हुआ? आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की जिन हालात में मौत हुई वो भी शक पैदा करता है। हालांकि मौत की वजह को लेकर पक्के तौर पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आधी अधूरी है और इंतजार है विसरा रिपोर्ट का। चार जुलाई 2015 झाबुआ। आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की ये आखिरी तस्वीरें हैं उस वक्त की जब अक्षय व्यापम घोटाले पर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के सिलसिले में झाबुआ में नम्रता दामोर के घर वालों से मिलने पहुंचे थे। 38 साल के अक्षय न तो बीमार थे और न ही उन्हें किसी तरह की कोई और परेशानी थी, लेकिन इसके बावजूद महज चंद मिनट के अंदर सोफे पर बैठे बैठे जिस तरह अक्षय की मौत हुई वैसा आम तौर पर देखने को नहीं मिलता। अपने पेट से उस मुंह से बड़ी तेज मतलब सांसों की हवा से बाहर की तरफ पड़ने लगा। उसका जो होठ है वो हड़बड़ाने लगे, ऐसे करके हड़बड़ाने लगे। वो अंदर का जो स्लाइव होता है, थूक होता है, वो हवा की वजह से बाहर आ रहा था छींटों के तौर पे। पहले तो हमें लगा कुछ बलगम का कुछ कर रहा है, बलगम है शायद इसको, पर फिर ज़्यादा देर तक करने लगा। फिर उसका हाथ जो है, हाथ ये वाला हाथ ऐसे मुड़ गया अपने आप ही, ऐसे करने लगा।
और उसका चेहरा थोड़ा चेंज हो गया। तो अब हमने सोचा कुछ गड़बड़ है, ये तो ये कुछ नॉर्मल नहीं है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा पानी लेकर आओ, जल्दी पानी लेकर आओ। ये राहुल भी था मेरे साथ, पानी लेकर आए उसका भैया अंदर से। हमने पानी पिलाने की कोशिश करी लेकिन पानी वो नहीं पाया। मौत से 4 दिन पहले ही अक्षय दिल्ली से पूरी तरह तंदुरुस्त मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए थे और वहां भी उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। यहां तक कि मौत से बस कुछ मिनट पहले की इन तस्वीरों में भी वो पूरी तरह ठीक नजर आ रहे हैं। लेकिन दामोर के घर में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, उनके गले से तेज आवाजें आने लगीं और वो बेसुध हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। अक्षय की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है मगर रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि मौत की सही वजह विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। विसरा मंगलवार को दिल्ली के एम्स में लाया जा रहा है। दरअसल अक्षय के घरवाले और इंडिया टुडे ग्रुप ने यह मांग की थी कि विसरा की जांच मध्य प्रदेश से बाहर दिल्ली के एम्स में हो, जिसे सरकार ने मान लिया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।